Hello everyone, welcome to this class. This is Anjali Pratap and today as you can see on your screen हम एक बहुत ही important session लेकर आ रहे हैं where we are going to dive in detail कि किस तरीके से एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाली है। हाल में ही जो है इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड आई बिलीव कि ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस माइट बी अपीयरिंग इन योर माइंड कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार एसएससी ने एमटीएस के जो पैटर्न है उसमें थोड़े बदलाव कर दिए हैं। जब ये बदलाव नहीं होते हैं देन तो वी आर अवेयर कि हाँ भाई लास्ट ईयर की जैसी प्रिपरेशन रही है वैसे ही इस साल की प्रिपरेशन रहेगी या इस साल की स्ट्रैटेजी जो है उसी के हिसाब से हम डिवाइस करते हैं। लेकिन इस बार जो एसएससी एमटीएस जो एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कर रही है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट पार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, पिछले साल की कट ऑफ, आपका इसके बाद इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद जब ज्वाइन कर लेते हैं आप तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपके पोस्ट क्या रहेंगे, ईच ऑफ देम विल बी कवर्ड इन डिटेल्ड। तो लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसएससी जो है ये एमटीएस नाम की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही होती है। What does it mean? This MTS stands for what? MTS का मतलब हो जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। बेसिकली ये जो पोजीशन है ये उन बच्चों के लिए है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो नॉन टेक्निकल साइड में जो है ना यहाँ पर भर्ती होंगे। इसको हम ग्रुप सी के पोस्ट के नाम से जानते हैं एसएससी में। थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को लेकर चलते हैं और समझते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बॉडी कौन सी है। तो एमटीएस को कंडक्ट करने की जो बॉडी है वो एसएससी कहलाती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएससी से के नाम से जानते हैं, विच स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी है। तो इन ऑर्डर टू गो फॉर अ डिटेल्ड नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आप सभी एस्पिरेंट्स वहाँ पे जा करके कर सकते हैं चेक बिल्कुल डिटेल में। मतलब एक से एक जो जानकारी आपको चाहिए वर्ड बाय वर्ड आप उनको पढ़िए। तो ये वेबसाइट पर जो है ना वो आपको विजिट करनी है। दूसरी पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, और जो आई थिंक विच हैज़ लाइक गिवन अ रे ऑफ होप टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो कब से एमटीएस की जो नोटिफिकेशन है ना उसको वेट कर रहे थे, और वो है वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखकर जो है ना चेहरे पे अलग सी चमक आ जाती है, क्योंकि है वो 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, अब जो बात है उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ना वो हमारा शुरू हो चुका है 18 जनवरी से, और यह चलेगा 17 फरवरी तक। तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि मैं 16 फरवरी को फॉर्म फिल करने वाला हूँ, नहीं, ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। अक्सर आप देखते हैं कभी ना कभी लास्ट के 1-2 दिनों पे ना अक्सर कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ इशू आ जाती है, उस चक्कर में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इस तरह की ग्लिचेस फेस करते हैं। तो रादर दैन वेटिंग कि भाई मुझे लास्ट के 1 या 2 दिन की वेट मैं कर रही हूँ और फिर मैं फॉर्म फिल करूँगी, तो ये वाली चीज़ थोड़ा दिमाग से निकाल दो भाई। डिसाइड तो तुमने अभी कर ही लिया है कि तुम्हें ये एग्ज़ाम को करना है क्रैक, राइट? तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या करनी है? फॉर्म फिल करना है। तीसरी स्टेप यह है कि फॉर्म सही समय पे फिल करना है। सो बस आपका जो है ना ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये भी आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है ना रीडायरेक्ट हो सकते हैं आप उस पेज पर। अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं बताया गया है कि रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, बट हाँ एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्ज़ाम होने की, यानी आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो अप्रैल 2023 का इन्होंने फोरकास्ट किया है। हालांकि जब थोड़ा और समय नज़दीक आता है तो दे गिव अस द प्रॉपर डेट्स, फिर प्रॉपर डेट्स मिल जाएगी। लेकिन हाँ एक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, एक खुद को एम देने के लिए हाँ आप मार्च एंड का तो ज़रूर यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं कि जो सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, जो पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे सीखने हैं, समझने हैं, उसके लिए मार्च एंड शुड बी योर डेडलाइन। ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करना है। हाँ फिर मान लो अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी एग्जाम हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड या लास्ट में भी हो सकता है। सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज इन गिविंग मॉक टेस्ट वगैरह दे करके जो है ना, एंड देन वी कैन गो अहेड। लेकिन मार्च का एंड जो है वो आपको क्या करना है, एक डेडलाइन कर लेना है सेट। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन किस चीज़ को लेके, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसको इन्होंने किस तरीके से रिलीज़ किया और किस तरीके से इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। तो दो जो है ना भाग में इसको कैटेगराइज किया गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ
के लिए 10,880 अप्रॉक्स जो है ना वैकेंसी आई है। हालांकि टेंटेटिव रहती है स्टूडेंट्स, कई बार जो है ना मतलब आप देखते हुए कि लास्ट ईयर की जो है ना कुछ सीट्स खाली हो गई हैं, तो वो वैकेंसी और अपडेट हो जाती है। तो हो सकता है ये जो आपको 10 साढ़े 10 हज़ार की जो वैकेंसी दिख रही हो सकता है वो आगे जाकर 11 12 13 हज़ार की वैकेंसी हो। तो एसएससी जो है ना वो अक्सर अपने सीट्स को ना अपडेट करते रहती है। कई बार ऐसा होता है ना कि लास्ट वाले में किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने किया बट दे डिडेंट स्टेट देयर, है ना, वो नहीं रुक पाए किसी वजह से। तो कई बार होता है ना कि सीट जो है वो खाली रह जाती है, तो वो इसमें ऐड होते चली जाती है। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी आई है वो है हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है ना वैकेंसी आई है वो है 529। तो इन दोनों वैकेंसी को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा अगर मुझे इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक एक करके एक एक पॉइंट जो है ना वो उठाते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो है कि क्या हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो एज लिमिट जो है वो क्या है, ठीक है, एज लिमिट जानेंगे सबसे पहले कि कैंडिडेट्स का जो है ना वो एज होना चाहिए 18 से लेके 25 साल की उम्र तक। और जो है वहाँ पे बर्थ डेट और बर्थ ईयर तो बिल्कुल लिखा हुआ है, उससे आप अपना अंदाज लगा सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से ऊपर और 25 साल से कम की उम्र के रेंज में फॉल करते हैं तो यस, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एमटीएस की फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरी जो वैकेंसी आती है उसमें जो है ना एज का रेंज वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 18 से 25 ना होकर 18 से 27 साल की उम्र के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे अटेम्प्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो ऑलमोस्ट जो एज का जो हमारा जो क्राइटेरिया दिया गया है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से है। ठीक है, तो ये तो हो गई एज की बात, मतलब एलिजिबिलिटी में ये हो गई एज की बात। अब बात करते हैं कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो हमको फुलफिल करना है तभी मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ जो है वो ये कि आप सभी एस्पिरेंट्स को कम से कम दे हैव अ मिनिमम ऑफ द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो कम से कम जो है ना वो 10th पास स्टूडेंट्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर भी दिया तो मतलब गलत फॉर्म फिल नहीं करना, ताकि एडमिशन के टाइम पे जो है ना ज्वाइनिंग के टाइम पे किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो। तो ये वाली क्राइटेरिया बिल्कुल तुम्हें फुलफिल करनी है। देखो, दो क्राइटेरिया तुमको हमेशा हमेशा याद रखो, किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो रही है, किसी का भी नोटिफिकेशन निकलता है, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों हम लोगों को बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि शुरू में हम जोश में अगर भर दें बट गलत इन्फॉर्मेशन अगर डिटेल हमने डाल दिया है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो है ना बिना मतलब कि वो परेशानी आ सकती है। सो दैट्स वाई आई हैव गिवन यू द आइडिया अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एज। एज के हिसाब से आपको मालूम चल गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को मालूम चल गया। अगली पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर होगा वो कैसे जाएगा, मतलब हाउ दिस इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड। तो एप्लीकेशन का जो आपका डेट तो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 17 फरवरी तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल है, ठीक है, उनको फिल करना है, और अगर वो फिल करते हैं तो उनको एक फ़ी देनी होगी, वो है 100 रुपीज़। बट कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ये फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ मनी। और वो कौन है, जैसे विमेन हो गई, विमेन फ्रॉम ऑल कैटेगरीज, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, इन सबको किसी भी तरह की फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन चार्जेस, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, आपने फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गड़बड़ कर दी है और आपको फिर लगा कि नहीं भाई मुझे ये सही करना है, तब देख लो भाई, तब जो है ना मतलब जो पैसे हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी ही नहीं है कि हम करेक्शन चार्ज के बारे में कुछ जाने, हमको वहाँ तक पहुँचना नहीं है। हमें पहली ही बार में डिटेल जो है ना पढ़ करके फिर हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एंड दैट शुड बी करेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो अपने किसी दोस्त के साथ या अपने घर में बड़े भाई बहन के साथ आप उसको चेक करवा सकते हैं, क्रॉस चेक करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी नज़रों से छूट जाता है वो किसी और ने उसको पढ़ा, उसका नज़रिया था सही और उसने देख लिया उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आप काम जो है ना वो क्रॉस चेकिंग के लिए बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है, ये तो मतलब समझ लो कि ये
एक क्राइटेरिया हो गए जो हमको फुलफिल करनी है। यहाँ पे तो कोई मेहनत है ही नहीं, मेहनत यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि यही जो स्ट्रैटेजी होगी, यहीं से जो तुम्हारा लेट्स से जो निकल कर आएगा पॉइंट जो तुमको फॉलो करने हैं, दिस इज ओनली गोइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन कि तुम सही वाले दिशा में जा रहे हो या गलत वाले दिशा में जा रहे हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका? सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में होता है। एक को आपने कई बार सुना होगा सीबीटी एग्जामिनेशन। सीबीटी क्या होता है भाई? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब यह एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम होगी यह ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में आपको ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करना है। दूसरी जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये उन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, जैसे कि हवलदार की पोस्ट के लिए आप लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ेगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के नाम से उनको जानते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं, बट ये सभी के लिए नहीं है। सभी मल्टीटास्किंग जो है ना उनके लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पोस्ट है हवलदार, उन्हीं के लिए ये दोनों टेस्ट जो है वो आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बारे में आपको बस हल्की सी जानकारी दे रही हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। आखिर एसएससी ने ये जो पोस्ट निकाला है, इसकी जो पीईटी या जो पीएसटी जो फिजिकल टेस्ट होगी आपकी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसकी तैयारी तो आप शुरू कर सकते हैं, रोज़ आप ये काम कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह टहलने जाते हैं, शाम में टहलने जाते हैं, तो ये काम आराम से हो जाएगा। तो फॉर मेल you have to walk 1600 meters in 15 minutes and for female you have to walk 1 kilometer in 20 minutes. So this is something जो उनका एक मिनिमम पैरामीटर सेट है जो उनके एस्पिरेंट्स को क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये भी काम की चीज़ है जिस पे आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक करके देखते हैं क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया कि एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है वो 2023 के लिए हो गई है अलग, बदल गई है। इस बार यह एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 270 मार्क्स के लिए, 270 मार्क्स के लिए, जो अब तक सिर्फ 100 मार्क्स के लिए कंडक्ट हुआ करता था, ठीक है। वो इस साल से 270 मार्क्स के लिए किया जाएगा आपका टेस्ट। टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 90। जो अब तक 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो अब 2023 की एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे 90 क्वेश्चंस। अब जो अगला पॉइंट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है कि आप देखिए 2 सेशंस में आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। 2 सेशंस में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी एमटीएस की। जो पहला सेशन है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन जो सेशन 2 होगा उसमें आपका निगेटिव मार्किंग है। तो समझ रहे हो, स्टेक है वहाँ पे, है ना। गलती करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी आपको। तो ये काम हमको सेशन 2 जो होगा, यानी पार्ट 2 जो होगा उस एग्ज़ाम का, उसमें निगेटिव मार्किंग है। तो मतलब ये है कि हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो निगेटिव मार्किंग क्या है आप देख सकते हैं, देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके -1 हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये नया पैटर्न का पॉइंटर्स है जो 2023 में आपको पहली बार देखने को मिलेगा एस्पिरेंट्स को। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न यानी सब्जेक्ट्स वगैरह क्या हैं, ठीक है। तो मैं एक बार हट जाती हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे अपनी सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एग्जाम इस बार 2 सेशंस में कंडक्ट होगी, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया सेशन 1 में नो निगेटिव मार्क, राइट, नो निगेटिव मार्किंग इज देयर, बट यहाँ पे तो आपको -1 मिलेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सेशन 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेशन 2 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सेशन 1 में आप देख सकते हैं आपको मिलता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो आपकी क्वांट वाली जो सेक्शन है, मैथ्स वाली जो सेक्शन है वो आ रही है सेशन 1 में। टोटल क्वेश्चंस होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। फिर आता है आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है और इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे और मिनिमम मार्क्स कितनी होगी, 60 होगी। और आपको अलॉट किया गया है टाइम, ठीक है, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स। मतलब जो किसी तरह की एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता है जिन बच्चों को, उनके लिए 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, बट बाकी सभी बच्चों को मिलेगा 45 मिनट्स का टाइम इन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, 20 ऑफ मैथ्स एंड 20 ऑफ रीजनिंग। 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेगा 45 मिनट्स का टाइम। अब बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में हमारा जो ऑप्शन Hi,
है, जो हमारा सेगमेंट्स है वो है जनरल अवेयरनेस का, और सेकंड सेगमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। जनरल अवेयरनेस कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस हियर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस। बट यहाँ जो मार्क्स आप देख रहे हैं वह है 75, मतलब मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है हमें सेशन 2 से। लेकिन आपको यहाँ पे भी समय उतना ही मिलेगा, समय में कोई भी जो है ना बदलाव नहीं होने वाला। तो इस बार आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 45 मिनट्स में, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 45 मिनट से। तो ये आपकी जो है वो टोटल एग्जाम की पैटर्न होने वाली है स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 सेक्शंस में हमारा ये एग्जाम हुआ है डिवाइड। अगर इस चारों सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेशन 2 में ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू सेशन 1, मतलब कि सेशन 2 के सब्जेक्ट्स को हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करने की आवश्यकता है। आई होप पॉइंट्स आर क्लियर इन दैट पॉइंट। ठीक है, क्लियर। चलिए तो एक एक करके बस हम लोग जो है ना एक ओवरऑल जो सिलेबस है हमारा उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, कि आखिर ये सेक्शंस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि टोटल 4 सेक्शन में एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, कहाँ से आएगा, मतलब किन किन टॉपिक्स को हमको यहाँ पे करना है कंप्लीट। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो द टॉपिक्स फ्रॉम विच योर प्रिपरेशन इज नीडेड वो है करंट अफेयर्स। जाहिर सी बात है, दिस इज समथिंग विच इज़ द हार्ट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। भाई हर एग्जाम का समझ लो कि ये बिल्कुल कोर है। करंट अफेयर्स जो है वो पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के जो आसपास की घटनाएं हुई हैं इसका हम लोगों को पूरा जो है ना आइडिया होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स को अच्छा करने का सबसे बेहतर उपाय होता है कि एमसीक्यू करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, क्विजेस खेलिए, मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, जितने ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा वो वाला चीज़ निखरेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा जो आपका सेक्शन है जहाँ से सवाल बनेंगे वो आपके कुछ स्टैटिक जीके वाले पोर्शन आ जाते हैं। स्टैटिक जीके मतलब क्या होगा, जैसे अवार्ड से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, बुक से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, साइंस है, इन्वेंशन है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक न्यूज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये वो सारे स्टैटिक वाले पोर्शन हो गए जहाँ से सवाल आएंगे। तो ये 2 भाग में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अपने जनरल अवेयरनेस को बांटा है। एक हो गया करंट अफेयर्स जो बदलता रहता है इसलिए उसको डायनामिक कहा जाता है, और जो बाकी पॉइंटर्स हैं वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक मतलब जो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की या अगर बात करते हैं हॉकी की तो उससे रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं वो फिक्स हैं, है ना। जो अगर आप किसी नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज़ जो है ना किस साल में इस्टेब्लिश हुआ, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए इनको स्टैटिक जीके बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वांट की, यानी कि मैथ्स की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं वो हैं ये: परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम है। देखो तुम टॉपिक्स देख रहे हो, तुमको आइडिया लग रहा होगा कि तुमने जो स्कूल में पढ़ा है, मतलब 10th में 9th में, ये बिल्कुल वही सारे टॉपिक्स हैं। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बड़े आसान सवाल आएंगे, बड़े आसान सवाल आएंगे। बस और बस जो तुम्हें फोकस करना होता है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में वो ये होती है कि आप कितनी ज़्यादा स्पीड में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अटेम्प्ट। क्योंकि आपको मैंने बताया 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 45 मिनट में, तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप हर क्वेश्चन को कैलकुलेट करते रहें। तो यू शुड अंडरस्टैंड, थोड़े वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे ताकि आप जल्दी से जो है ना मल्टीप्लिकेशन कर सके, जल्दी से डिवीजन कर सके, टेबल्स आपको याद हों। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस होगा कैलकुलेशन का वो थोड़ा हो जाएगा आसान। हालांकि जो सवाल आएंगे वो काफ़ी आपके 10th लेवल के ही सवाल आएंगे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया, फिर आपका नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप हो गया, सीरीज़ वगैरह पूछी जाती है, फिर टेबल और ग्राफ के ऊपर भी सवाल आते हैं, और मेंशुरेशन, या जहाँ पे आपने देखा होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल का जो है ना सर्कमफेरेंस वगैरह से जो सवाल आते हैं, ये सारे सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं। थर्ड सेक्शन है रीजनिंग का हमारा। तो रीजनिंग के जो कुछ पोर्शन है वो देख सकते हैं आप लोग, जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या जिसमें आपकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल फंक्शंस। ये वाला पोर्शन को करने के लिए ना मुझे नहीं
नहीं लगता कि आपको किसी तरह की थियोरिटिकल नॉलेज की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू ऑब्जर्व अराउंड योर सराउंडिंग। आप आसपास की चीज़ों को देख कर, समझ कर, अपना कॉमन सेंस लगाकर उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन ये नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल कुछ मत करो और सीधा एग्जाम में चले जाओ, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। नो, फॉर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। भाई ये चीज़ को भी निखारने के लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो जिस तरह के सवाल आते हैं उसको प्रैक्टिस करो। अब बात ये आती है कि मैम हम प्रैक्टिस कहाँ से करें ताकि हमको वो टेस्ट मिले जो हमको एग्जाम के क्वेश्चंस में भी मिलेगा। तो इसका सबसे जो सीधा इलाज है, सबसे सरल उपाय है, वो है प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर तुम एमटीएस के पिछले 10 से 15 साल के पेपर उठाकर सॉल्व कर लेते हो, आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ कि आपका जो ये एग्जाम है वो सही से जाए और आपको उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, आपका जो सवाल आता है ना, वो बेसिक इसलिए पूछा जाता है कि आपकी, यानी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उन एस्पिरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग की जो है ना कैसी है। किसी टेक्स्ट को पढ़कर, किसी वाक्य को पढ़कर उसमें कुछ ग्रामेटिकल उसकी जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी है। तो दे टेस्ट दैट पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए वोकैब हमारा सही होना ज़रूरी है। वोकैबुलरी के टर्म्स में हमको सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर के टर्म्स में जो है ना हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना ज़रूरी है। उसमें एरर वगैरह है तो उसको ठीक करना आना चाहिए, जो सेंटेंस करेक्शन का पार्ट हो जाता है। फिर आती है इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी, मतलब भाई जिस चीज़ को तुमने थियोरिटिकल पढ़ा है उसको जो है ना तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिखना भी आना चाहिए। तो इसके पहले एग्जामिनेशन तक स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पता हो तो इंग्लिश की जो है ना आपको पहले ऐसे वगैरह भी लिखने आते थे, जो इस बार आपको नहीं दिया गया है। इस बार आपको ऐसे लिखने की जो है ना टेस्ट नहीं होने वाली है। तो एक तरीके से कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है। जिनको लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश में लिखने, मतलब राइटिंग एबिलिटी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैं हाँ क्वेश्चंस पढ़कर उसके आंसर ज़रूर कर सकता हूँ, बट पूरा चीज़ लिखना, सेंटेंस फ्रेम करना, ऐसे बनाना, दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, तब अच्छी बात है, राहत की सांस ले सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि ये सेशन 2 का जो है ना लैंग्वेज है, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए अपने ओपोनेंट को पहचानना भाई बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं। तो इसलिए हमारे एसएससी एमटीएस को पहचानने के लिए हमको इसके प्रीवियस ईयर की जो एग्जामिनेशंस हुई हैं उनको पहचानना ज़रूरी है। आई मीन किस तरीके का कट ऑफ्स वगैरह आया है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हर स्टेट का कट ऑफ जो है वो अलग होता है। सिर्फ स्टेट ही नहीं, हर रीजन का भी, जैसे ईस्टर्न रीजन हो गया, नॉर्दर्न रीजन हो गया, साउदर्न रीजन हो गया, सबके कट ऑफ जो है ना वो अलग अलग होते हैं। तो भाई देखो, अभी तक तो एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का हो रहा था, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो 2021 की कट ऑफ गई है उसके बारे में मैं आपको बस यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि अनरिजर्व्ड कोटा में बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में आप देख सकते हैं कि बिहार का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा गया है, 93 गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 81, झारखंड में आप देख सकते हैं 82, उड़ीसा में 75, वेस्ट बंगाल में 81, कर्नाटका वगैरह साउथ में आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे की तरफ गया है। वैसे ही सभी कैटेगरीज के जो है ना आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैंने ये प्रेजेंट किया है ये डाटा। लेकिन ये उन पोस्ट के लिए है जहाँ पे 18 से लेकर के 25 साल की जो उम्र है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सीख लेते हैं या समझ लेते हैं उन पोस्ट की जहाँ पे 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के एस्पिरेंट्स जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो नीचे गिरा हुआ है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। बिहार का जो आप अनरिजर्व का जैसे कट ऑफ देख रहे हैं, जो पिछले बार आपने देखा कि वो 93 था, वो यहाँ पे 87 है। मतलब थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो रिलैक्स रहता है आपका 18 से 27 साल वाले कैटेगरी में, बट मोर और लेस उतना ही है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला है। तो ये तो भाई है प्रीवियस ईयर की, मतलब आउट ऑफ 100 कट ऑफ ये गया है, ठीक है। मतलब कि कट ऑफ हाई है, हम ये नहीं बोल सकते कि कट ऑफ बहुत लो गया है। अच्छा, कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या हो सकता है? बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की? नहीं, सवाल बड़े इजी थे। इस यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जिस भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वेदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्या होगा, तो भाई कट ऑफ मार्क्स देखकर तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कट ऑफ मार्क्स ही तुमको एक आइडिया दे रहा है कि ये एग्ज़ाम आराम से आप निकाल सकते हो। बस और बस वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको किस चीज़ की,
आपके 9th 10th की जो आपकी सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आप उससे टच में हो, आप उसको सीखे हो, आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है उन चीज़ों को, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ तुमको लेकर चलते हैं। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए रखा था, सो दैट दिस विल गिव यू अ वेरी गुड मोटिवेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें जब मालूम चलता है ना कि हम किस चीज़ के लिए जो है ना तैयारी कर रहे हैं, अंत में मुझे मतलब फलस्वरूप क्या मिलने वाला है, तो हमारी जो मोटिवेशन है ना दैट गोज विद द ट्वाइस, है ना। और जब हमारी मोटिवेशन अगर ट्वाइस होगी तो हमारा एफर्ट भी ट्वाइस होगा। तो बात करते हैं कि उन एस्पिरेंट्स को जो ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और फिर उनकी सैलरी क्या होती है। तो एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है स्टूडेंट्स की जो इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी कहीं ना कहीं लाई करती है 16-16.5 हज़ार से लेकर के 20-21 हज़ार तक। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ग्रॉस सैलरी देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर तो थोड़ी बहुत मतलब कट करके वो आपको हाथ में जो पैसे मिलते हैं। बट एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, अगर आपकी शुरुआती सैलरी ये है तो समझिए आगे जाकर यह प्रमोशन के साथ अपने अगले डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करते करते आप आगे कई सारी सीढ़ियां जो है वो चढ़ सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मोटिवेशन इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। सो आई होप एस्पिरेंट्स ये सेशन से आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि किस तरीके से हमारी जो SSC MTS 2023 की एग्ज़ाम है वो होने वाली है कंडक्ट, और आपका ध्यान कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं फिर से यही बोलूँगी कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल करना है तो बिल्कुल लास्ट डेट्स का वेट नहीं करेंगे, 17 फरवरी का वेट नहीं करना है। हमारा माइंड सेट क्लियर है, वी हैव टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम एंड वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, सो डू इट नाउ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। I hope we are going to meet again when you crack this examination, right? So all the best to all of you. Bye bye and take care.